जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की वायसराय की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल रहता है 1931 से लेकर 1936 तक। तो आधुनिक भारत के इतिहास में इनके कार्यकाल में जितनी भी घटनाएं घटी है हम उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है ना, जो कब से कब तक होता है इसका आयोजन, तो 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। अब बात ये आती है कि ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया जाता है, तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन रहते हैं। ठीक है, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और 1930 में ही महात्मा गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। ठीक है ना, दांडी यात्रा करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, उसके बाद ये महात्मा गांधी जी आंदोलन चलाते हैं। तो क्या होता है, महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसीलिए महात्मा गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे जो कांग्रेसी नेता रहते हैं उस समय के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई भी कांग्रेसी नेता भाग लेने के लिए नहीं जाता है, बात यह है। इसीलिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन किया जाता है कि इसमें तो क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी उस समय की बहुत बड़ी पार्टी थी, इस पार्टी से कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का ज़्यादा महत्व नहीं होता है। इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर महात्मा गांधी जी भाग लेने के लिए जाते हैं किस जहाज से, तो RSS राजपूताना जहाज से लंदन जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, तो कहाँ, लंदन में किया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इस तरीके से 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ठीक है ना, पहला 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 1932 में होता है। तीनों का अपना अपना महत्व है, ध्यान रखिएगा। जब महात्मा गांधी जी RSS राजपूताना जहाज से जाते हैं तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसका महात्मा गांधी जी के द्वारा कड़ा विरोध किया जाता है। महात्मा गांधी जी जब डॉक्टर BR अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं तो जो महात्मा गांधी हैं इसका वहीं पर विरोध कर लेते हैं। और महात्मा गांधी जी भारत वापस आने के बाद में क्या करते हैं, 3 जनवरी 1932 को दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं। इससे पहले महात्मा गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, लेकिन उसको है ना स्थगित कर देते हैं। क्यों, क्योंकि गांधी इरविन समझौता हो जाता है और महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, वायसराय इरविन की बातों को मानकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले जाते हैं। महात्मा गांधी जी चले जाते हैं लेकिन उसका कोई खास महत्व नहीं रहता, इसलिए वो वापस आने के बाद क्या करते हैं, 3 जनवरी 1932 को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने चलाया था 1930 में, उनको पुनः शुरू कर देते हैं, जिसे अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया जाता। फाइनली ये जो जब दोबारा से गोलमेज सम्मेलन चलाते हैं तो उसको कब, 7 अप्रैल 1934 को फाइनली बस अंतिम रूप से इसको क्या होता है, समाप्त कर लिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे देखिए 23 मार्च की डेट आप सबको याद होगा क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दे दी गई थी। भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह को क्यों फांसी दे दी जाती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। सैंडर्स की हत्या के केस में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें बाद में फांसी दे दी जाती है। आगे देखिए, क्योंकि उस समय के बहुत ही आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा संलग्न थे ये सब लोग, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, तो इसीलिए इनको फांसी देने का जो है अंग्रेजों के द्वारा प्लान किया जाता है। और इसी तरीके से एक और क्रांतिकारी रहते हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जब 1925 में, जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि जो काकोरी कांड होता है, सन 1925 का जो काकोरी कांड होता है उसमें शामिल होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, जब उसमें ये शामिल होते हैं तो क्या होता है, अंग्रेजी सरकार के द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद को जिंदा पकड़ने के लिए क्या होता है, 30,000 रुपये के इनाम की घोषणा की जाती है। ठीक है ना,
तो ये क्या करते हैं, 1925 से लेकर 1930 तक ये पकड़ा ही नहीं जाते हैं, ऐसे ही अंग्रेजों को चकमा देकर ये क्या करते हैं, फरार होते रहते हैं। तो फाइनली क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा इन पर इनाम रख दिया जाता है, और कितना 30,000 रुपये का इनाम रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद को जिंदा या फिर इनकी मृत्यु के बाद इन्हें ला कर देगा तो उन्हें 30,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये उस समय बहुत तेज़ी से अपनी जो है जान बचा के भागते हैं इधर उधर। ठीक है ना, भेष बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली में क्या होता है अंततः कब, तो देखिए 27 फरवरी सन 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश सैनिकों से इनका सामना हो जाता है। ठीक है, जब ये ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते हैं, बहुत उनका सामना भी करते हैं बहुत वीरता से, और इनकी पिस्तौल में, जब इनकी बंदूक की जो पिस्तौल रहती है उसमें एक ही गोली बचती है फाइनली, और ये इन्हें क्या है, ब्रिटिश सरकार के सैनिकों के द्वारा घेर लिया जाता है। ठीक है, और ये इनके पास क्या क्या होता है, एक ही बंदूक में केवल एक ही गोली बचती है, और फिर ये क्या करते हैं, सारी गोलियां समाप्त हो जाती हैं, तब वे अंतिम गोली से स्वयं को शूट कर लेते हैं। ठीक है, ये 23 मार्च से पहले की घटना है, क्योंकि फरवरी पहले आता है 27 फरवरी को। ठीक है, 23 मार्च को तो इनको फांसी दे दी जाएगी 1931 में, लेकिन इससे पहले ही जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्होंने स्वयं को शूट कर लिया था। कहाँ पे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है, याद रखिए, स्वयं को शूट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये अंग्रेजों के हाथों नहीं आते हैं, है ना। फाइनली इनकी मृत्यु हो जाती है जब इनको स्वयं को शूट कर लें। तो आगे देखिए, एक और क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे जिनका नाम है सचित आर्यभट्ट। सचित आर्यभट्ट 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डकैती के मामले में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। हबीबगंज में जो डकैती होती है, ठीक है, हमने इन सब घटनाओं के बारे में डिटेल से पढ़ा है पहले से ही। ठीक है, आज हम लोग केवल इसलिए जान रहे हैं क्योंकि इनके कार्यकाल में इनको फांसी दे दी गई है। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ये घटनाएं देख रहे हैं हम, और इनके काल में इन्हें फांसी दे दी गई है। तो सचित आर्यभट्ट क्या करते हैं, 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डकैती के मामले में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और 2 जुलाई 1936 को असम के सिलहट जेल में इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। तो कितने लोगों की शहादत के बाद भारत को आज़ादी मिली है, यह आप खुद देख रहे हैं, आपने खुद ने पढ़ा होगा। आगे देखिए, 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक चार्ट की घोषणा की, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है। किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जब मांग की जाती है तो प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड क्या करते हैं, इनके लिए सांप्रदायिक चार्ट की घोषणा कर देते हैं, मतलब इनका निर्वाचन मंडल अलग होगा। जब ये घोषणा होती है तो क्या, प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जिसके कारण महात्मा गांधी जी आमरण अनशन यानी कि उपवास पर बैठ जाते हैं। आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, अब महात्मा गांधी जी उपवास पर बैठ जाते हैं, कुछ खाना पीना नहीं है। ठीक है, कि अब हम क्या, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हम दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल नहीं देने देंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, या तो हमारी मृत्यु होगी या फिर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया जाएगा। तो अचानक से महात्मा गांधी जी की तबीयत खराब होने लगती है, खाते पीते नहीं है तो फिर उस समय के जो कुछ कांग्रेसी नेता रहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो क्या करते हैं, डॉक्टर, है ना, वो महात्मा गांधी जी के स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब, ये सब देखते हुए तब वो नेता क्या करते हैं, देखिए इसमें लिखा है कि कुछ नेताओं के द्वारा महात्मा गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना में एक समझौता किया जाता है एक तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि दलितों को उस समय कौन डील करते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनके लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, और वो फाइनली अंग्रेजों के द्वारा इनको दे दी भी जाती है, लेकिन इसका विरोध कर देते हैं महात्मा गांधी। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं देने दूंगा। तब डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के दोनों के बीच में क्या होता है, पूना में, ठीक है ना, पूना में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं कि पूना पैक्ट क्या है। तो देखिए, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच जो समझौता होता है कहाँ पे, पूना में, इसीलिए उसको पूना पैक्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, उन दोनों के बीच बातचीत होती है, और फाइनली ये जो सांप्रदायिक चार्ट है इसको समाप्त करके क्या होता है, उनके लिए, है ना, दलितों के लिए आरक्षण की मांग की जाती है। ठीक है ना, और फिर क्या होता है, महात्मा गांधी जी और उनके बीच जब समझौता हुआ तो आरक्षण की मांग की जाएगी। ठीक है, तो देखिए 24 सितंबर 1932 को क्या होता है, दलितों के लिए आरक्षण की मांग की जाती है। सन 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवा संघ नामक क्या होता है, एक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है, हरिजन सेवा संघ, ध्यान रखिएगा। और महात्मा गांधी जी क्या कर सकते हैं
क्यों ये, अच्छा देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये जो सांप्रदायिक चार्ट की इसकी घोषणा ही क्यों की गई? इसकी घोषणा इसलिए की जाती है क्योंकि दलितों को कहा जाता है कि ये नीच हैं, ये अछूत हैं, इनको छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना रहता है और वो स्वयं को उच्च जाति का मानते थे। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे थे कि इन्हें एक अलग से जो है मंडल, जो निर्वाचन मंडल दे दिया जाए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने विरोध किया। और जब ये इन दोनों के बीच समझौता होता है तो महात्मा गांधी इनको, दलितों को हरिजन का नाम देते हैं और कहते हैं कि ये भगवान के लोग हैं, इनसे छुआछूत नहीं होते हैं, ये हरि के जन हैं। और तभी से उन लोगों को हरिजन कहा जाने लगता है। ध्यान रखिएगा, ये हरिजन नाम महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया है। और महात्मा गांधी जी के द्वारा जैसा हमने देखा है कि एक पत्रिका भी लॉन्च की जाती है हरिजन के ही नाम से, ठीक है। और महात्मा गांधी जी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वो फाइनली उनके द्वारा किए नहीं जाते हैं। आगे देखिए, आ गया। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे 1936 की घटना। तो देखिए सन 1936 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की जाती है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। देखिए कुछ लोगों का एक और, देखिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कुछ लोग कहते हैं, इस गलतफहमी में रहते हैं और इस गलतफहमी में रहते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर केवल दलितों के नेता थे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वो केवल दलितों के नेता नहीं थे, उन्होंने महिलाओं के लिए, देश के लिए और समाज के शोषित वर्ग के लिए, ठीक है ना, जिस तरीके से वर्तमान समय में पूंजीपतियों के द्वारा गरीब लोगों का, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या गरीबों की, आप देखिए कितनी गरीबी है भारत में। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो गरीबों के नेता थे, वो शोषितों के नेता थे। उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है। सबसे पहले भारत में यदि महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया जाता है, सबसे पहले यदि महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है तो वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि कुछ महिलाएं ये बात नहीं जानती हैं कि जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत में जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उन्हें विधि मंत्री बनाया जाता है। विधि मंत्री का पद उन्हें दे दिया जाता है, तो वो संसद में क्या करते हैं, है ना, 11 सितंबर 1949 को क्या करते हैं, ये संसद में हिंदू कोड बिल पेश करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, लेकिन संसद इसको पारित नहीं करती है। तो देखिए सबसे पहले आज़ादी के बाद ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल की मांग की। तो देखिए कितना बड़ा उन्होंने महिलाओं के लिए किया, देश के लिए किया, शोषितों के लिए इतना सारा काम किया। तो देखिए इसीलिए उन्हें सबके द्वारा बाबा साहब की उपाधि दे दी गई है। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी को बापू जी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बाबा साहब कहा जाता है। इनके द्वारा ही भारतीय संविधान की रचना की गई है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने हाथों से संविधान लिखा है। और क्या हुआ, और इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि संविधान का पिता भी किसे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि उस समय ये सबसे बड़े विधि मंत्री थे। इनके पास विधि की बहुत सारी जानकारियां थी जो कि उस समय के नेताओं के पास नहीं थी, और वर्तमान में भी नहीं हो सकती इतनी जानकारी जितनी कि उस समय इनके पास थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता करती हैं। ठीक है, नेल्ली सेन गुप्ता भी जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बहुत ज़्यादा भाग लिया है। नेल्ली सेन गुप्ता का नाम याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, ये बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं, मीनू मासानी एवं एम.एन. जोशी के द्वारा की जाती है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का नाम आप लोग आगे चल के जब भारत छोड़ो आंदोलन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा, महात्मा गांधी जी इसमें डू और डाई का नारा देंगे, जिसमें करो या मरो की स्थिति हो जाती है। उसमें जो जयप्रकाश नारायण हैं वो रेडियो प्रसारण से अपना भाषण देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनको भी। और अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटना जो रहती है सन 1935 की। तो सन 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, जिससे भारत के संविधान, जिससे हमारे वर्तमान के जो भारत के संविधान में 1/3 चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चीज़ें हमारे संविधान में कहाँ से ली गई हैं, तो भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। आप लोगों ने इस लेक्चर को लास्ट तक देखा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोगों ने देखा लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल की सभी घटनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।